हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में अब हम एसिडिक बफर के बारे में बात करेंगे ना। ये एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है जो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। जो बच्चे यहाँ पे क्विक रिवीजन करने के लिए आए हैं उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होगा। इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो जो बच्चे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। हाँ, देखिए, सबसे पहले हम बात करें एसिडिक बफर की। हाँ, एक और बात बता दूं, बेसिक बफर का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जहाँ पे मैं बेसिक बफर के बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ मैं सिर्फ एसिडिक बफर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। अब अगर बात करते हैं बफर के बारे में, सबसे पहला सवाल माइंड में आता है कि सर बेसिकली बफर होते क्या हैं। देखो, बफर एक ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी पीएच बड़ी फिक्स होती है। मतलब इनकी जो पीएच होती है वो जल्दी से चेंज नहीं होती। मैं नहीं कहूंगा पीएच फिक्स होती है। पीएच अगर इनकी बदलती है तो धीरे धीरे बदलती है। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर पीएच इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। देखो, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए तो वो चीज़ जो होती है उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो अगर मुझे ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जल्दी से ना चेंज हो, वो कांस्टेंट रहे, और अगर चेंज भी हो रहा है तो बहुत धीरे धीरे चेंज हो, बहुत माइन्यूट उसमें चेंज आए, तो ऐसे केस में हम उस सोल्यूशन के अंदर या उस चीज़ के अंदर हम बफर सोल्यूशन यूज़ करते हैं, बफर डाल देते हैं। अब बफर जो हमारे पास होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। देखिए, सोल्यूशन भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला सोल्यूशन हमारा कौन सा होता है, जिसको हम कहते हैं एसिडिक सोल्यूशन। दूसरा कौन सा होता है, इधर बेसिक सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या तो एसिडिक या तो बेसिक। तो अगर मुझे कोई एसिडिक सोल्यूशन है और मैं चाहता हूं उस एसिडिक सोल्यूशन का पीएच कांस्टेंट रहे, तो हम वहां पे यूज करते हैं एसिडिक बफर। अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है जो बेसिक सोल्यूशन है और मैं चाहता हूं उसका सोल्यूशन का पीएच कांस्टेंट रहे, जल्दी से चेंज ना हो, तो हम वहां पे यूज करेंगे बेसिक बफर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ एसिडिक बफर के बारे में। ना एसिडिक बफर बेसिकली बनाया कैसे जाता है। देखो, बनाना बड़ा आसान है। आपको सबसे पहले यहाँ पर एक वीक एसिड लेना होगा, एक वीक एसिड, और जो वीक एसिड आप लोगे उसी का सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस का। अब सर ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बार जेई के बच्चे समझ नहीं पाते। सर ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वी स्ट्रॉन्ग बेस मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग समझा दीजिए। देखो, जब भी आप कभी कोई आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एक एसिड होता है जो एक बेस के साथ रिएक्ट करता है और एक सॉल्ट बनाता है और पानी बनाता है। दैट्स बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड को केमिस्ट्री में हमेशा HA के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एसिड वो स्पीशीज होती है जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करती है, और बेस वो स्पीशीज होती है जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करती है। तो आप ऐसे समझ लो, H प्लस के साथ A लगा है, नेगेटिव चार्ज। अब H प्लस तो कहीं से भी आ सकता है। तो बाकी की जो बची हुई चीज होगी, दैट इज जो नेगेटिव आयन, उसको हम लोग कहते हैं एसिड रेडिकल। ये एसिड से आया हुआ रेडिकल होता है। और आपके पास होता है एक बेस जिसमें बी प्लस OH माइनस आयन होता है। अब ए का मतलब आप एसिड समझ लो, बी का मतलब यहाँ पर बेस समझ लो। तो बेस का आया हुआ रेडिकल होगा बी प्लस, एसिड से आया हुआ होगा ए माइनस। ये बी प्लस और ए माइनस आपस में रिएक्ट करते हैं और बना लेते हैं सॉल्ट, विच इज कॉल्ड एज BA। और H और OH आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, पानी बना लेते हैं। तो बेसिकली जब आप सॉल्ट को देखते हो तो सॉल्ट के स्ट्रक्चर में एक बी पॉजिटिव होता है। जो बी पॉजिटिव होता है वो बेस से आया हुआ होता है, और ए नेगेटिव होता है जो कि एसिड से आया हुआ है। अब दिक्कत यह है कौन से बेस से आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से आया है कि वीक बेस से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है कि वीक एसिड से आया है। डिपेंडिंग अपॉन उस सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव रेडिकल कहाँ से आया, पॉजिटिव कटायन कहाँ से आया और नेगेटिव अनायन कहाँ से आया, हम उस सॉल्ट को कहते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अकॉर्डिंगली हम उसको क्लासीफाई करते हैं। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे एक ऐसा सॉल्ट चाहिए जो वीक एसिड का बना हो। अब एसिड से आपको याद रखना A माइनस, और बेस से आपको याद रखना B प्लस। मतलब मुझे एक ऐसी स्पीशीज चाहिए जिसमें जो नेगेटिव पार्ट होगा वो एक वीक एसिड से आया होगा, और जो पॉजिटिव पार्ट होगा, बेस वाला पॉजिटिव पार्ट, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया होगा। और मेरा जो एसिड होगा उसी का नेगेटिव स्पीशीज उसमें होना चाहिए, कॉमन आयन होना चाहिए। तो बेसिकली जब हम बनाते हैं तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड में मुझे पता है एसिटेट आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है, H प्लस पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो मैं सॉल्ट बनाऊंगा ना, वो जो सॉल्ट मैं लेने वाला हूँ बफर बनाने के लिए, उसमें भी नेगेटिव स्पीशीज कॉमन होनी चाहिए जो आपके एसिड में है। ये कोई नेगेटिव स्पीशीज कॉमन है। पॉजिटिव स्पीशीज जो होनी चाहिए वो एक स्ट्रॉन्ग बेस से आनी चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लिया NaOH, मैंने ले लिया तो NaOH का Na होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट बनेगा, इस सॉल्ट को हम कहेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। उसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो वीक एसिड से है, और उसमें जो पॉजिटिव पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है। अब याद रखना, सॉल्ट के अंदर और एसिड के अंदर जो नेगेटिव पार्ट है वो कॉमन होना चाहिए। देयर शुड बी ए कॉमन आयन। आई होप समझ में आया, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, देयर शुड बी कॉमन आयन। अब बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये तो चलो सर हमने बना लिया, आपने कह दिया वीक एसिड होना चाहिए और उसी का सॉल्ट होना चाहिए विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी बन गया। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि जब भी आप कभी एक वीक एसिड को और सॉल्ट को लेते हो तो यहाँ पर ना एक इक्विलिब्रियम बनता है। इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, देखो वीक एसिड हमेशा डिसोसिएट करता है और क्या बनाएगा, एसिटेट आयन बनाएगा, और यहाँ पे H प्लस आएगा। मैं एग्जांपल एसिटेट आयन का लेके चल रहा हूँ, पर इसी जगह कोई और भी हो सकता है, ठीक है। तो वीक एसिड है जो डिसोसिएट करेगा, और यहाँ पर उसका एसिटेट आयन बनेगा, यहाँ उसका H प्लस आयन बनेगा। जब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है
तो उसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड जो डिसोसिएट नहीं हुआ उसका कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है। हर एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है। ये वैल्यू जो होती है ये एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कभी नहीं बदलती। इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू। फिर वो एसिड कहीं पर भी हो, अगर वो एसिड है, अगर वो एसिटिक एसिड है तो इसकी वैल्यू फिक्स होगी। देखो इसको समझाने के मेरे दो तरीके हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही मेरा एसिटिक एसिड है, इसका आंसर निकल के आता है, एक रैंडम आंसर ले रहा हूँ, मान लीजिए इसका आंसर निकल के आता है 2। तो ये 2 आंसर कैसे निकल के आ सकता? होने को तो ऐसा भी हो सकता था कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर ऊपर 4 आया हो और नीचे इसका आंसर 2 निकल के आया हो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर ऐसे भी हो सकता था। होने को तो ऐसे भी हो सकता था कि ऊपर आंसर आपका 6 आया हो और नीचे आंसर 3 आया हो, 6/3 हो, बिकॉज यहाँ पर भी आंसर जो निकल के आता है वो भी तो 2 होता है। तो ये नंबर्स, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो सकता है, पर इन सबका जो रेशियो होगा, यानी इसके कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन, वो हमेशा एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए। इट शुड बी अ फिक्स्ड वैल्यू। आई होप यहाँ तक लॉजिक समझ में आया। ये आयनिक इक्विलिब्रियम का बेसिक होता है, जिसको आयनिक इक्विलिब्रियम में समझाया जाता है, ली-चाटलिस प्रिंसिपल में समझाया जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। अब अगर मान लो किसी रीजन से इन दोनों की वैल्यू, या तो इसकी वैल्यू या तो इसकी वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपनी जगह से हिल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्विलिब्रियम का वैल्यू कभी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आता है ली-चाटलिस प्रिंसिपल। ली-चाटलिस प्रिंसिपल क्या कहता है? जब भी किसी सिस्टम का इक्विलिब्रियम हिलेगा, अब वो क्यों हिला है पहले वो बताओ। जैसे इसका इक्विलिब्रियम बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? क्योंकि या तो एसिटेट आयन बढ़ गया होगा या तो H प्लस आयन बढ़ गया होगा। तो वो सिस्टम क्या करेगा, अगर एसिटेट आयन और H प्लस आयन बढ़ा है तो वो उन दोनों को कम करने की कोशिश करेगा और बैकवर्ड भेज देगा। यानी इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ गया है वो उन दोनों को जोड़ के एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, ताकि इनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो सके और इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सके और फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वही आ जाए जो पहले थी। अच्छा, अगर मान लीजिए इन एनी केस इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है एसिटिक एसिड का, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है बाय सम रीजंस तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो फिर मेरा सिस्टम क्या करेगा, फिर से रीएडजस्ट करेगा। कैसे रीएडजस्ट करेगा? एसिटिक एसिड को डिसोसिएट कर देगा एसिटेट आयन में और H प्लस आयन में, वापस से इनकी तादाद। तो देखो सिंपल भाषा में याद रखना, अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और सिस्टम कोशिश करेगा कि ये आयन और ये आयन में कन्वर्ट हो जाए। आपको लॉजिक समझ में आया? समझ में आया आपको यहाँ तक मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक है। और अगर मान लीजिए इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो सिस्टम उसको पीछे भेज देगा ताकि वापस से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। क्यों? क्योंकि देखो जब आप किसी वीक एसिड को लेते हो उसका ऑलरेडी एक बसा बसाया इक्विलिब्रियम होता है। सपोज करो उस एसिड के अंदर मैंने एक सॉल्ट को ऐड कर दिया और एक ऐसे सॉल्ट को ऐड कर दिया जो कि स्ट्रॉन्ग, सो ऑल द सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एक तो आपको ये याद रखना है। अब ऐसा सॉल्ट जिसमें कॉमन आयन है, ये कॉमन आयन क्यों लिया था सर आपको पता है? देखो इसका रीजन अब बताऊंगा। ये एसिटिक एसिड मस्त आराम से डिसोसिएट होता है। लेट अस से सपोज कर लो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू 6 आ रहा था, इसका वैल्यू 3 निकल के आ रहा था, तो आंसर कितना निकल के आ रहा था? 2। एक रैंडम नंबर्स के साथ खेल रहा हूं ताकि आपको चीजें समझा सकूं मैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 6 आ रहा था, इसका आंसर 3 आ रहा था, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था? 2 था। पर जैसे ही आपने सोडियम एसिटेट डाला, वो सोडियम एसिटेट आयन बनाएगा और H प्लस आयन, यहाँ पे H प्लस नहीं आना चाहिए था, यहाँ Na प्लस आएगा, यहाँ Na प्लस आयन आएगा। ठीक है, इसको रेक्टिफाई कर लेना प्लीज बाद में। ठीक है, मैं कर देता हूँ इसको रेक्टिफाई, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ Na प्लस। चलो मैं उसको ऐसे ही लिख देता हूँ अच्छे से, नहीं तो कुछ बच्चे बाद में कमेंट करना स्टार्ट कर देते, सर आपने तो गलत लिख दिया, आपको तो आता ही नहीं है। वो ह्यूमन एरर है बेटा, वो हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े लोगों से हो जाती है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए, एक मिनट इसको खत्म करो। हाँ, मान लीजिए इसका आंसर आपके पास आ रहा था 6, इसका आंसर आ रहा था 3, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ रही थी 2। लेट अस से जब आपने एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट को डाला तो यहाँ एसिटेट आयन आ गए। ठीक है, देयर आर एसिटेट आयन, और ऑब्वियसली सोडियम आयन भी आया होगा, पर मेरे इक्विलिब्रियम पे असर किसका पड़ेगा? एसिटेट आयन का। क्योंकि सोचो अब इस सोल्यूशन में ऑलरेडी ये एसिटेट आयन था, ठीक है, और यहां से और एसिटेट आयन आ गए, तो आपको नहीं लगता इसका वैल्यू बढ़ गया है सोल्यूशन में? क्योंकि दोनों तो एक ही सोल्यूशन में प्रेजेंट है ना, एक ही सोल्यूशन में, तो यहाँ इसका जो वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर इसका वैल्यू बढ़ गया तो ये 6 का वैल्यू बढ़ जाएगा, 6 का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एसिटेट आयन ऑलरेडी एसिटिक एसिड की वजह से था और यहाँ पे सोडियम एसिटेट की वजह से आ गया, दोनों की वजह से
एसिटिक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गया है, वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब हो गया है। तो बताइए अब मेरा सिस्टम क्या करेगा? सर मेरा सिस्टम में सिंस एसिटेट आयन बढ़ा है ना, ये आयन बढ़ गया है और यहाँ से ये आयन बढ़ गया, तो एसिटेट आयन को कम करेगा। इन शॉर्ट में कह सकता हूँ कि इसका कॉन्सेंट्रेशन, ये जो स्पीशीज आप देख रहे हो ना सामने, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, इसका, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ गया है। तो भाई मेरा वीक एसिड जो है वो सॉल्ट को गुजारिश करेगा कि भाई देखो, आपने मेरे जैसा एक कॉमन आयन है जो सोल्यूशन में आ गया है, जिसकी वजह से मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हिल गया है, आप एक काम कीजिए, इस कॉमन आयन को वापस ले लीजिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग है वो, एसिटिक एसिड को कहेगा मैं क्यों पीछे जाऊं, मैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तेरा इक्विलिब्रियम हिला है, मेरा एसिटेट आयन वहीं प्रेजेंट होगा, तो एक काम कर, अपने एसिटेट आयन को कम कर दे, ताकि ओवरऑल सोल्यूशन के अंदर एसिटेट आयन तेरा पहले जितना था उतना रह सके। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, वो इसके एसिटेट आयन को पीछे नहीं भेज सकता और अपने एसिटेट आयन को पीछे ले लेगा। क्यों पीछे ले लेगा, आप देखो समझो, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था, एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था, अगर ये अपने एसिटेट आयन को H+ आयन के साथ रिएक्ट करवा के पीछे ले ले, तो आपको नहीं लगता इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे फिर कम हो जाएगा। ये आपस में एडजस्ट करेंगे ताकि वापस से आंसर कितना आ सके, वापस से आंसर 2 आ सके। तो देखो दिस इज व्हाट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको ये समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होता है वो अपने आप को रीएडजस्ट करता है। रीएडजस्ट किस तरीके से करता है, रीएडजस्ट अपने आप को इस तरीके से करता है ताकि उसका इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है वो चेंज ना हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कॉमन आयन। अच्छा अब इससे होगा क्या, मुझे बताओ। इससे होगा ये सर, सिंस वीक एसिड को अपना इक्विलिब्रियम एडजस्ट करना था, वो अपने एसिटेट आयन को पीछे ले लेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा वो तो पहले से वीक था, वो पहले से बेचारा बड़ा कमजोर था, डिसोसिएट हो रहा था, अब एक तो उसने स्ट्रॉन्ग आयन आ गया, उसकी वजह से वो और भी पीछे चला गया। तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगेगा जैसे एसिटिक एसिड बेचारा डिसोसिएट हुआ ही नहीं है, वो अनडिसोसिएटेड है, ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड है। और ऐसा नहीं लग रहा है पूरे के पूरे सोल्यूशन में जो एसिटेट आयन आया हुआ है वो किसकी वजह से आया हुआ है, बताइए किसकी वजह से आया हुआ। तो सर ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन CH3CO- आयन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो आपने ऐड किया, क्योंकि सॉल्ट के आने के बाद से इसका जो एसिटेट आयन था वो तो पीछे चला गया, तो सिर्फ इसका एसिटेट आयन बचा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट, इसको हम लीच एटलियस प्रिंसिपल या कॉमन आयन इफेक्ट कह सकते हैं। मैं चाहता तो एक अलग से वीडियो बना के फिर उसको एक्सप्रेस कर सकता था, बट फिर वो समझ में नहीं आता कि बफर में उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉमन इससे होता क्या है। अब सोचिए आप, मेरे सोल्यूशन के अंदर अब मुझे 3 चीज़ें दिखाई देंगी, बताओ मुझे कौन सी 3 चीज़ें दिखाई देंगी। सर मेरा जो ये सोल्यूशन है ना, मुझे इसमें दिखाई देगा एसिटेट आयन CH3COO- आयन, जो कि मोस्टली किसकी वजह से आया हुआ है, मोस्टली सॉल्ट की वजह से आया हुआ है। मुझे दिखाई देगा Na+ आयन, ये भी सॉल्ट की वजह से आया है। मुझे यहाँ पर दिखाई देगा H+ आयन, ये किसकी वजह से आया हुआ है, ऑब्वियसली ये एसिड की वजह से आया हुआ है H+ आयन। बहुत सारा H+ आयन तो पीछे चला गया, बट फिर भी कुछ तो H+ आयन होगा। और ये जो एसिटेट आयन है ना, इसको तो मैं काउंट भी नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत सारा पीछे चला गया है। ये वाला एसिटेट आयन ही है जो सोल्यूशन में आपको दिखाई देगा। आई बात समझ में। उसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, मुझे यहाँ पे दिखेगा अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड, जो पहले थोड़ा बहुत डिसोसिएट हुआ था, कॉमन आयन आने की वजह से वो पीछे चला गया है। मुझे यहाँ पर दिखाई देगा CH3COOH। तो मुझे इस सोल्यूशन में अब 4 चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो एसिटेट आयन दिखाई दे रहा है जो मोस्टली सॉल्ट की वजह से आया है। दूसरा मुझे Na+ दिखाई दे रहा है जो सॉल्ट की वजह से आया है। तीसरा मुझे H+ आयन दिखाई दे रहा है जो एसिड की वजह से थोड़ा बहुत बाहर निकला था। और चौथा मुझे एसिटिक एसिड दिखाई दे रहा है जो डिसोसिएट नहीं हुआ है, अभी भी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट है। आई होप यहाँ तक का लॉजिक यहाँ आपको समझ में आया। अब समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म, इसका वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करता है। तो देखिए मेरे सोल्यूशन में अब मुझे H+ आयन है, Na+ है, एसिटेट आयन है। याद रखना ये एसिटेट आयन मोस्टली किसकी वजह से आया हुआ है, ये सॉल्ट की वजह से आया हुआ है। तो Na और एसिड, सोडियम एसिटेट, और बहुत सारा एसिटिक एसिड अभी भी वैसे का वैसा प्रेजेंट है, ठीक है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। ये जो H+ होगा सोल्यूशन में, उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, उसको अगर मैं -log⁻10 लगा दूं तो उसको हम कहते हैं pH। बेसिकली pH का मतलब आपको पता होगा, pH का मतलब होता है -log⁻10 H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर ये H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, कुछ तो होगा ना यहाँ पे, कुछ तो H+ आयन होगा, उससे उसका pH बनेगा। अगर ये H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है तो मैं कहूँगा pH चेंज हो गया। अगर ये H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है या घट जाता है, कम ज़्यादा हो जाता है, तो pH भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। अब बेसिकली क्या होता है, इस सोल्यूशन की कुछ तो pH होगी। मान लीजिए कल को मैं इसकी pH बदलना चाहता हूँ। अब देखिए ये सोल्यूशन कैसे काम करता है, देखना जरा। अगर ये सॉल्ट नहीं होता, आप इमेजिन करो, अगर ये सॉल्ट नहीं होता
अगर ये वाला सॉल्ट यहाँ नहीं होता तो पूरा का पूरा एसिड यहाँ अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता, और वो तो ये एसिड ये जो था ना अनडिसोसिएटेड फॉर्म में कम रहता, शायद डिसोसिएटेड फॉर्म में ज़्यादा होता। ऑल थैंक्स टू दिस सॉल्ट कि इसने कॉमन आयन दे दिया, ये कॉमन आयन दिया, जिसकी वजह से इसको पीछे जाना पड़ा। अब वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ज़्यादा बैठा हुआ है। अब आप सोचोगे इससे फ़ायदा क्या हुआ? देखो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको, अब समझ में आएगा इससे फ़ायदा क्या हुआ। देखिए मेरे पास अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एसिड है, एसीटेट आयन है, Na+ है, H+ है। लेट अस से सपोज करो यहाँ पे कल को मैं एक्स्ट्रा HCl ऐड कर देता हूँ, एक्स्ट्रा HCl अंदर आएगा, H+ में कन्वर्ट होगा और Cl- आयन बनाएगा। अब देखो अगर बाहर का H+ आयन आ गया अंदर तो ऑब्वियस सी बात है, ये H+ आयन ऑलरेडी था, ये H+ अंदर आ गया, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो pH बदल जाएगी। पर मैं तो नहीं चाहता हूँ pH बदले, मैं तो चाहता हूँ इसकी pH कांस्टेंट रहे ऑलमोस्ट, मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो चेंज होगी, मैं नहीं चाहता बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ बैठा हुआ एसीटेट आयन जो सॉल्ट की वजह से मैक्सिमम आया था, मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, ये जो एसीटेट आयन आप यहाँ देख रहे हो, ये एसीटेट आयन मोस्टली किसकी वजह से आया था? दिस वाज मोस्टली बिकॉज ऑफ सॉल्ट। तो जब आपने HCl ऐड किया और ये H+ आयन बन गया और ये Cl- आयन बन गया, इस H+ आयन को खाने के लिए ये टूट पड़ेगा, ये इस H+ को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा जो एसीटेट आयन सॉल्ट की वजह से मैक्सिमम आया था। तो रिएक्शन क्या होगा, H+ और Cl- है, उसमें एसीटेट आयन और Na+, क्योंकि ये तो सॉल्ट है ना, सोडियम एसीटेट, एसीटेट आयन और Na+ दोनों अटैक करेंगे इसके ऊपर। Na+ Cl- को बोलेगा बेटा तू साइड हट जा, तेरी जरूरत नहीं है, तुम आ जाओ साइड में, क्योंकि Cl- से तो वैसे भी pH पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो Na और Cl मिलके NaCl बना लेते हैं, H से उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एसीटेट आयन जो होगा ना, वो H+ आयन को खा जाता है और बना लेता है एसिटिक एसिड। तो जैसे जैसे आप HCl डालते जाओगे वैसे वैसे वो H+ को खाता जाएगा और किस में कन्वर्ट होता जाएगा, एसिटिक एसिड में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। लॉजिक समझ में आया? तो आपको ऐसा नहीं लग रहा इससे मेरा ये वाला H+ प्रोटेक्ट हो गया? अब ये कब तक होगा, लेकिन बहुत हद तक होगा क्या? नहीं। एक बार जब एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा तब वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, H+ को शायद वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, और एक टाइम के बाद हो सकता है कि एसीटेट आयन यहाँ पे खत्म हो जाए, तब आपके H+ को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तब आपका H+ आयन ऑब्वियसली फिर तब वहां से pH बदलनी शुरू हो जाएगी और pH में फिर ट्रमेंडस चेंज आएगा। थोड़ा सा भी H+ डालोगे pH में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। अभी आप H+ डाल रहे हो, pH हल्का हल्का सा बढ़ेगा। क्यों हल्का हल्का सा बढ़ेगा? अगर कोई यहाँ पे स्मार्ट बच्चा बैठा है तो मैं उसको ये समझाना चाहता हूँ कि क्यों बढ़ेगा। देखो आपने जो H+ आयन डाला और Cl- आयन डाला, ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हैं, जो थोड़ा पढ़ के आए हैं। आप ये सोच रहे हो कि H+ आयन को एसीटेट आयन ने खा लिया, ठीक है, और क्या बना लिया, एसिटिक एसिड। क्या इसका मतलब ये हो गया डाला हुआ सारा H+ आयन गायब हो गया सोल्यूशन से? नहीं, क्योंकि जो एसिटिक एसिड बना है, जो एसिटेट आयन ने H+ को खत्म कर दिया और एसिटिक एसिड बना लिया, वो फर्दर भी तो डिसोसिएट होता है, वो फर्दर भी तो CH3CO- बनाएगा थोड़ा बहुत और H+ आएगा। तो इसका मतलब हो गया कुछ H+ आयन उस एसिटेट आयन से छूट के वापस बाहर आ जाता है। तो थोड़ा बहुत H+ आयन तो बाहर जरूर आएगा। आप ये कह रहे हो कि एसिटिक एसिड बनेगा, जैसे मान लीजिए 5 H+ आयन मैंने डाले, 5 एसिटेट आयन आ गए और पांचों ने मिलके 5 एसिटिक एसिड बना लिया। इसका मतलब तो जितना भी मैंने 5 डाला था, 5 एसिटिक एसिड आ गए, एसिटेट आयन आए और पांचों के पांचों H+ को खत्म कर दिया। तो फिर तो pH बदलेगी नहीं, कांस्टेंट रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब 5 एसिटेट आयन 5 H+ आयन को खाएंगे और 5 एसिटिक एसिड बनाएंगे, यहाँ पर ये बनाएंगे, उसमें से भी कुछ एसिटेट आयन टूट जाएगा और H+ आयन वहां से स्केप आउट होकर भाग जाएगा, जिसको हम कहते हैं डिसोसिएट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत तो H+ आयन में चेंज आएगा, बट वो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, वो बहुत माइन्यूट चेंज होगा। लॉजिक समझ में आया? अच्छा, अब समझते हैं, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे NaOH को ऐड कर दिया तो NaOH क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा और क्या बनाएगा, OH- आयन बनाएगा। जैसे ही ये Na+ और OH- आयन बनेगा तो नीचे बैठा हुआ एसिटिक एसिड जो डिसोसिएट नहीं हुआ था, जो पीछे चला गया था, रिवर्ट आ गया था, वो अब यहाँ पर अटैक करने आएगा। तो Na+ और OH- को आप जब ऐड करोगे, यहाँ से एसिटिक एसिड आएगा, इसका H+ आयन अलग हो जाएगा, ये H+ आयन OH को खाएगा, इस एसिटिक एसिड का H+ आयन इस OH को खाएगा और पानी बना लेगा, और इसका बचा हुआ जो एसिटेट आयन वाला पार्ट है वो Na के साथ चला जाएगा और सोडियम एसिटेट बना लेगा। सो बेसिकली अगर आप यहाँ समझ पा रहे हो तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, जो
सॉल्ट की वजह से आया था, वो क्या करेगा, वो H+ को खाने का काम कर रहा है। और ये वाला पार्ट जो यहाँ पे अनडिसोसिएटेड रह गया था, वो किसको खाने का काम कर रहा है, वो OH- को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं रिजर्व बेस, क्योंकि वो एसिड को खा रहा है। और इसको हम कहते हैं, ये जो आपने देख रहे हो यहाँ पे, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रिजर्व एसिड, क्योंकि वो OH- को खा रहा है। ये इसका मैकेनिज्म है। बट इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। एक टाइम के बाद ये खत्म होने लगेगा, या हो सकता है ये खत्म होने लग जाए। जब ये दोनों खत्म होने लग जाएंगे ना, तो उसके बाद आपके सोल्यूशन की पीएच बदलने लगेगी। पर जब तक ये लोग प्रेजेंट हैं, तब तक आपका सोल्यूशन अपने अंदर आने वाले पीएच के चेंज को बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट करेगा। आई होप मैकेनिज्म समझ में आया। बहुत पहले भी मैंने ये वीडियो बनाए थे यूट्यूब पे, उस समय मैं बहुत छोटे से बोर्ड पे पढ़ाया करता था, तो काफ़ी लोगों की काफ़ी सारे डाउट्स आए थे उस वीडियो में, काफ़ी मिस्टेक्स भी हो गई थी, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया था। बट शायद इस वीडियो से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब डिस्कस करते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे होगा। मतलब अगर मैं चाहता हूँ मेरे सोल्यूशन का कुछ तो पीएच हो, मैं चाहता हूँ ये H+ आयन मैं कंट्रोल कर सकूँ, मैं कितना होना चाहिए H+ आयन मेरे सोल्यूशन में, ये मुझे कैसे पता चलेगा, या कितना उसका पीएच होगा। तो इसका एक बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन जिसको आप देखोगे डेरिवेशंस वगैरह कराए जाते हैं। अच्छा, डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि वो फॉर्मूला क्या है, वो कैसे आया, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे पूरे इस सोल्यूशन में हमारे पास एसिड है, वीक एसिड है, जो H+ आयन बना रहा है और A- आयन बना रहा है। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखेंगे हम, H+ आयन, A- आयन, H। अब देखो, मैंने एसिटेट आयन की जगह जनरलाइज कर दिया, जरूरी नहीं हमेशा एसिटेट आयन होगा, कुछ और भी हो सकता है वहाँ पे, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अब यहाँ से मैं H+ आयन को अलग करता हूँ। अब देखो, इसको समझो, जब आपका ये सिचुएशन बन गया, यहाँ पे ये सॉल्ट आपका यहाँ पे आ गया, इसने बहुत सारा अनायन प्रोड्यूस कर दिया, ये रिटर्न चला गया क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना था। जब सब कुछ एडजस्ट होने के बाद लास्ट में कुछ तो H+ आयन बचा होगा, कुछ तो ऐसा तो नहीं कहा मैंने कहा कि पूरा का पूरा पीछे चला जाएगा, कुछ तो H+ आयन बचा होगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, सॉल्ट डालने के बाद की बात कर रहे हैं। सॉल्ट डालने से पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, याद रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होगा। इनकी वैल्यूज बदल सकती है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू बदल सकती है, पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहता है, ये चीज को आपको याद रखना है। आई बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे थे, ठीक है। तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से H+ को अलग रख देता हूँ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको डिवीजन में ले लेता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है ये यहाँ पे। ठीक है, अब माइनस लॉग टू द बेस 10 दोनों साइड में लगा देता हूँ, तो यहाँ पर भी माइनस लॉग टू द बेस 10 लगाता हूँ, और इस पूरे को भी माइनस लॉग टू द बेस 10 लगाता हूँ। अब माइनस लॉग टू द बेस 10 H+ को लगाओगे तो वो तो पीएच बन जाती है, और माइनस लॉग टू द बेस 10 A इंटू ये पूरे को मैं B अलग से रखता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, लॉग A प्लस लॉग B, तो माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ K प्लस माइनस लॉग टू द बेस 10 H अपन, ये देखो ये पूरा अलग से ले लिया मैंने, ये अलग से ले लिया, ये अलग से ले लिया, माइनस लॉग को कंटिन्यू लेके चल रहा हूँ। यहाँ तक लॉजिक समझ में आया? अब मैं उसके बाद क्या करूंगा, ये माइनस लॉग टू द बेस 10 जब K पे लगेगा तो ये PK हो जाएगा, जैसे जब H+ पे लगा तो वो PH हो गया, तो PK K पे लगेगा तो PK हो जाएगा। अब ये PK वगैरह क्या होता है, ये भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे बना रखे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी काम आता है ये। कभी फुर्सत मिलेगी मेरे वीडियोस पे, अगर गलती से आ गए हो तो मेरे चैनल को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो नॉर्मली यूट्यूब पे लोग जल्दी पढ़ाते नहीं है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, फॉर्मूलाज तो हम सब बाय हार्ट करते हैं, बट कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको बहुत सारी मिल जाएगी मेरे चैनल पर। तो ये दो चीज़ें तो मुझे समझ में आ गई। अब ये माइनस लॉग है ना, इसको मुझे हटाना है, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, रिवर्स कर दूंगा तो माइनस चला जाएगा, तो A- नीचे था, मैं A- को ऊपर लेके आ जाता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला बन गया ये। अब मुझे इसमें एक बात बताओ, A- क्या है? A- तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो A- का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड है ना यहाँ पे। बट ये एसिटिक एसिड मोस्टली आया कहाँ से, एसिड से आया है कि सॉल्ट से आया है? सॉल्ट से आया है बॉस, क्योंकि सॉल्ट से आया था तभी तो ये रिटर्न चला गया। इसको देख के, इसको अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना था, इसलिए यहाँ से पीछे चला गया। और हमने ये अजम्पशन माना भी है दैट मोस्ट ऑफ द नेगेटिव आयन जो कि कॉमन आयन है, वो सॉल्ट से आता है। ठीक है, तो ये हम अजम्पशन मान के चल रहे हैं। अब ये अजम्पशन है, दिस इज नॉट द परफेक्ट थिंग। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, और HA की जगह क्या लिख दूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये बन गया मेरा इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, सॉल्ट कितना लिया है आपने, एसिड कितना बचा है आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना है, मुझे उस एसिड का पीके का वैल्यू बता दो, मैं बता दूंगा सॉल्ट और एसिड को ऐड करने के बाद उस सोल्यूशन का पीएच कितना बनेगा। सो दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी यूजफुल, आपको इस इक्वेशन को बाय हार्ट करना है। टू बी वेरी फ्रेंक, दिस इक्वेशन इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर जेई या नीट,
ये इक्वेशन पे क्वेश्चन हायर एग्जाम्स में भी आते हैं, जैसे सीयूईटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जैम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, सीएसआईआर नेट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और इवन कुछ बार हमने कई बार देखा है कि आपका जो यूपीएससी का पेपर होता है उसमें भी इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं। इवन जो महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे हैं, अगर आप दे रहे हो स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो एमएसटी सीईटी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, प्लीज इसको बहुत अच्छे से देख लेना, इसको अच्छे से समझ लेना, इसको लिख लेना। इसके बाद एक टॉपिक है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपके लिए रख के जा रहा हूँ। मैं चाहता हूं कि आप उसको देखो। अगर आप यहाँ तक आ गए हो सुनते सुनते, यूजुअली बच्चे इतना सुनते नहीं है आजकल, बट अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो लास्ट में मैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने सॉल्व करके जा रहा हूँ। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन लिखा है और मैंने उसको सॉल्व किया है। आपको सिर्फ मुझे कमेंट करके ये बताना है, मुझे पॉज कर लो चाहिए तो इसको देख लो अच्छे से और देखो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, कैसे सॉल्व किया है। आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है, क्या आपको ये समझ में आया, क्या आप ये समझ पा रहे हो। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्या आपको ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, क्या ये आपको समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ बताना कि सर न्यूमेरिकल नहीं समझा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि जी सर न्यूमेरिकल समझ में आ गया। क्योंकि ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये ऐसा लगता है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्वेश्चन है एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, बट इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला यूज होता है आपका बफर सोल्यूशन का। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद से देखो, खुद से समझो, देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।